Hello students. So today the topic of my presentation is F block elements. इस complete presentation के अंदर हम ये सीख पाएंगे कि what are the F block elements और हम उन्हें F block ऐसे बोलते ही क्यों हैं, क्या बेसिकली इनके ट्रेंड्स हैं, क्या इनकी मतलब बेसिकली इनकी पोजीशनिंग ऐसी क्यों है, क्यों इनको अलग से पीरियोडिक टेबल में स्थान दिया गया है, क्यों इस तरह से इनको अलग से डील किया जाता है और क्यों इनको F ब्लॉक या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। इन सभी बातों को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये है क्या, क्योंकि किसी के अंदर अगर हम घुस रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इसका नाम क्या है और ये है क्या। तो देखिए, हैं ये सबसे पहले एलिमेंट्स ही, इनको हम एलिमेंट्स ही कैटेगरी में रखते हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है। ये बस हमने थोड़ा सा एलिमेंट्स को, इन्हीं एलिमेंट्स को हमने अलग से प्लेस करके रख दिया है टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसलिए हम इनको अलग से ट्रीट करते हैं। हालांकि ये हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर ही। अब आप कहेंगे कि भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर है तो फिर बाहर क्यों रखा। देखिए, पीरियोडिक टेबल हमारी कंप्लीट जो बनी हुई है उसके अंदर एक कैटेगरी आती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की करके कैटेगरी आती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट उनको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में होती है। एस ब्लॉक से ट्रांजिशन होता है कुछ प्रॉपर्टीज़ का, तभी कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे फॉर्म होते हैं। बीच में जो हमारे पास ब्लॉक के जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक प्रॉपर्टीज़ का ट्रांजिशन होता है। जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं हमारे एस ब्लॉक और कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं हमारे पी ब्लॉक। इनकी जो कैटेगरी होती है वो जस्ट इनकी मिडल की होती है। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी एस ब्लॉक से मैच करती हैं, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ पी ब्लॉक से मैच करती हैं। तो ये बेसिकली एक ट्रांजिशन सा दिखा रहा है कि हमें स्मूथ ट्रांजिशन सा है कि पहले हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसके बाद कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसके बाद सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जिनको पी ब्लॉक में रखा जाता है। इसीलिए बीच वाले जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी हमारे पास लगभग तीन तीन या चार सीरीज़ बनती हैं। तीन सीरीज़ हम जो 3D 4D 5D जो हम पढ़ते हैं उसमें जो 4D सीरीज़ होती है और जो 5D सीरीज़ होती है, 4D और 5D सीरीज़ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कैसे? सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होता है लेंथेनम 4D सीरीज़ के अंदर, उसके बाद 58 से 71 तक हमारे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? लेंथेनाइट्स। उनको हम बोलते हैं लेंथेनाइट्स क्योंकि वो लेंथेनम के बाद आए हैं, इसलिए हम उनको लेंथेनाइट बोलते हैं। ये 14 एलिमेंट का एक सेट होता है। अब क्योंकि हमारी पीरियोडिक टेबल की लेंथ इतनी नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल को, अगर आपने इसकी पोजीशनिंग लेंथेनाइट्स की एग्जैक्टली आपने पीरियोडिक टेबल के जहाँ ये पोजीशन है वहीं कर दी, यानी कि इन द डी ब्लॉक एलिमेंट, तो हमारी पीरियोडिक टेबल इतनी लंबी हो जाएगी कि हम फिर उसको एक कागज़ के ऊपर या एक प्लेन के ऊपर हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उसकी जो विड्थ होगी वो हो जाएगी कि वो एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाएगी हमें डील करना, क्योंकि हमें फिर बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की जो पीरियोडिक टेबल है उससे डील करना पड़ेगा, और हम कंपैरेटिवली छोटी साइज़ की पीरियोडिक टेबल से डील करने में ज़्यादा आसानी हमें रहती है। तो इसीलिए हम इन जो 14 एलिमेंट्स हैं लेंथेनाइड, इनको हम नीचे रखते हैं। ऐसे ही हमारे पास फिर 5D सीरीज़ आती है। उसी 5D सीरीज़ के अंदर हमारे पास 14 एलिमेंट का एक और सेट मौजूद होता है। सीरियम के बाद, सीरियम हमारा एक एलिमेंट है जो कि डी ब्लॉक के ही अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद 14 एलिमेंट्स का एक अनदर सेट होता है। सीरियम के बाद 14 एलिमेंट्स का एक और सेट होता है, एक्टिनियम से लेके और हमारा लास्ट तक ही जाता है। सीरियम बेसिकली, सॉरी सीरियम, आई थिंक ये गलत एक नाम हो गया, एक्टिनियम नाम मुझे बोलना चाहिए था। एक्टिनियम हमारा डी ब्लॉक में प्रेजेंट होता है। इसके बाद सीरियम से लेके 14 एलिमेंट्स का सेट होता है। इस सेट को हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। ये कंप्लीट सेट को हम बोलते हैं एक्टिनाइड एलिमेंट्स। इसको हम फिर से अगेन वही रीज़न के साथ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल की लेंथ बहुत ज़्यादा हाई हो जाती, बहुत बड़ी लेंथ हो जाती, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता हमें डील करना इस पीरियोडिक टेबल से, इसलिए हमने इसको भी नीचे प्लेस कर दिया।
सो बेसिकली ये 14 एलिमेंट लेंथेनाइड्स और 14 एलिमेंट एक्टिनाइड्स नीचे प्लेस्ड है। पीरियोडिक टेबल के नीचे जो पोर्शन है हमने उसमें खाली स्थान में उसको जगह दे दी इन एलिमेंट्स को। तो ये 28 एलिमेंट्स जो हैं ये पीरियोडिक टेबल के लोअर मोस्ट पोर्शन में प्रेजेंट है। हालांकि हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट ही। अच्छा, अब इनको हम एक और नाम भी देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। ये है ट्रांजिशन एलिमेंट बट इनको हम अलग से बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट हमने नाम दिया है स्पेसिफिकली जो हमारे डी ब्लॉक के 3D 4D 4D सीरीज में जो हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल के मिडल मोस्ट पोर्शन में प्रेजेंट है, उनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट नाम दे दिया। लेकिन क्योंकि ये उनके बीच में नहीं, उसके अंदर है, उन 4D और 5D सीरीज के अंदर होने के नाते इनका नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसलिए एफ ब्लॉक, लेंथेनाइड, नेक्टिनाइड को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्लेसमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। अब एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखना कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकी बहुत अलग डिफरेंट बिहेव करती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की यूजुअल नहीं होती और बहुत वेराइड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस होती है। जो हमारी यूजुअल कन्फिगरेशंस होती हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिटल में फिल हो जाता है तो उसके नेक्स्ट ऑर्बिटल में ही फिल होना होता है। इसमें ऐसा ना हो कि इसमें कुछ अलग तरह से फिलिंग होती है। इसमें एनर्जी कंसिडरेशंस इन्वॉल्व होती हैं कि किस ऑर्बिटल में हमें उस अगले इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, वो हमें बहुत देख के करना पड़ता है। इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस है वो जनरली कैसी मिलती हैं आपको, एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न मिलता है और एक इरेगुलरिटी सी मिलती है हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस में देखने को। मोटा मोटी अगर हम ये बात देखें तो हमें देखते हैं कि n-2f ऑर्बिटल जो होता है, n-2 मीन्स पेनल्टीमेट के भी अंदर का, यानी कि एंटी पेनल्टीमेट शेल। जो एंटी पेनल्टीमेट शेल होता है वो प्रोग्रेसिवली इनके अंदर फिल होता है। जैसे S के अंदर P के अंदर D के अंदर F। सबसे लास्ट में जाके हमारे पास जो F आता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर फिल होता है। सबसे लास्ट में जो हमारी एक आती है F ऑर्बिटल, वो यहाँ पे प्रोग्रेसिवली फिल होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरली आप ये देख सकते हैं कि ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है जिसमें n-2 यानी कि एंटी पेनल्टीमेट जो शेल है उसमें 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन्स तक भरे जा सकते हैं। डी में 0 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन तक ही भरे जा सकते हैं। हालांकि कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं उनकी कन्फिगरेशंस में वेल डिफाइंडली। NS2 यानी कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से भरा रहता है। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल है और ये जो पीरियोडिक टेबल है ये बेसिकली हमारी देख ली। ये आप देख लो 14 एलिमेंट सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक और थोरियम से लेके लोरेंसियम तक, ये हमारे 28 एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, ऐसे हमारे ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। लेंथेनाइड्स के अंदर जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f ऑर्बिटल के अंदर फिल होता है। सीरियम से ल्यूटीशियम तक ये होते हैं। लेंथेनाइड नाम हमने इसीलिए दिया क्योंकि लेंथेनम के बाद आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लीजिए इनकी। उसके बाद लेंथेनाइड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और सीरियसली देखो तो ऐसे देखो भाई, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको यूजुअल नहीं मिलेगी। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरली जैसी हमें चाहिए होती है वैसे नहीं मिलती इनकी, इसलिए हमें थोड़ा बहुत रेक्टाफिकेशन वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें इसको क्रैम करना पड़ेगा। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूँ लेंथेनाइड्स की तो वो +3 होती है। कुछ एक्टिनाइड्स जैसे यूरोपियम या टर्बियम और सीरियम ये +3 ना शो करके कुछ अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे सीरियम हमारा सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है वो होती है +4, और +2 और +4 जो हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वो कुछ और एलिमेंट्स भी शो करते हैं। जैसे यूरोपियम हुआ या टर्बियम हुआ, ये दोनों एलिमेंट +2 शो करते हैं। सीरियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है +4 के अंदर। तो हम यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसकी वैसे तो +3 बोलेंगे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, बट कुछ अनदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी होती हैं जैसे +2 और +4। वो डिपेंड करता है कि अगर आपका ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है, उस हिसाब से वो इलेक्ट्रॉनिक जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो मैटर करती हैं। अगर वो फुली फिल्ड है तो फिर भले ही वो +4 शो करे, वो +4 शो करेगा। अगर वो हाफ फिल्ड है तो भले ही वो +2 शो करे, +2 शो वो करेगा। यूजुअल से वो अलग शो कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि उसकी स्टेबिलिटी किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ज़्यादा है।
Lanthanides don't show much tendency to form complexes due to low charge density because of their size. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की इतनी अच्छी टेंडेंसी इनकी नहीं होती। पहली बात क्यों? क्योंकि एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी ज़्यादा नहीं होती, ऑक्सीडेशन हाई स्टेट ये नहीं दिखाते। तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएंगे तो चार्ज डेंसिटी कैटायन के ऊपर ज़्यादा नहीं होगी। चार्ज डेंसिटी नहीं होगी तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इतना स्टेबल नहीं होगा। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स इतना स्टेबल नहीं होगा तो नंबर वन वो बनेगा ही नहीं। जब वो स्टेबल ही नहीं है तो वो बनेगा ही क्यों? दूसरी बात, they do not show much tendency to form complexes due to low charge density because of their size. अब एक पैटर्न आता है चार्ज बाई साइज। चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बाई साइज। इनका साइज जनरली एक्टिनाइड से ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसकी जो साइज़ होती है, क्योंकि एक्टिनाइड से ज़्यादा है इसीलिए जो डेंसिटी होती है चार्ज डेंसिटी वो इसकी क्या हो जाती है, कम, क्योंकि वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही चार्ज डेंसिटी कम हुई, चार्ज डेंसिटी कैटायन के कम होने पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है कि उस कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हाई चार्ज डेंसिटी मीन्स हाई कैटायनिक पॉजिटिव चार्ज। तो जितना हाई कैटायनिक का पॉजिटिव चार्ज होगा उतना वो एनायन को स्टेबलाइज करेगा, उतना वो एनायन को स्टेबल बनाएगा। However, the tendency to form complex and their stability increases with increasing atomic number. अच्छा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है एंड देयर स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की। ऐसा क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बाद नेक्स्ट एक कंसेप्ट आने वाला है, वही जिसको मैं अभी 1-2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये कहता है कि साइज जो है वो डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होगा तो साइज जैसे डिक्रीज होगा चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज डेंसिटी बढ़ते ही कैटायन की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी वो अच्छे से प्रोवाइड करा सकता है, उस लिगेंड को, उस पर्टिकुलर लिगेंड को स्टेबलाइज करा सकता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी इन टर्न बढ़ जाती है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सुनिए अब, एज वी मूव फ्रॉम 4F सीरीज। जैसे ही हम 4F सीरीज कौन सी होती है? हमारी लेंथेनाइड सीरीज। 4F सीरीज के जैसे ही हम मूव अलोंग करते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट में चलते हैं, तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ग्रेजुअली ग्रेजुअली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुअली इनकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती है वो होती है कम। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ऐसा नहीं होता कि एकदम से कम होगी। जैसे अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस 4.24 है, तो जो इससे नेक्स्ट होगा उसका 4.23 होगा। ऐसा नहीं होगा कि 4.15 हो जाए, इतना ग्रेजुअल इंक्रीज आता है। 4.23 से या 4.24 से 4.22 या 4.21, इतना, जस्ट 0.2 या 0.3 का गैप, 0.9 या एक एक ऐसे गैप नहीं आते। तो इसलिए ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। ऐसे नहीं होता कि एकदम से सडन डिक्रीज नहीं होता, ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिलता है। और ये ग्रेजुअल डिक्रीज क्यों देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है, ये हम अभी बात करने वाले हैं। जस्ट यही जो साइज में डिक्रीज है किसी आयन के या किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के, यही साइज में जो डिक्रीज है, इसी साइज में डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉजेज क्या हैं? जैसे हम सीरियम से लिटिशियम की ओर बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट से बढ़ जाता है और एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द सेम इनर 4F सबशेल। एडेड जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो वो उसी 4F सबशेल के अंदर है। We know that 4F subshell has diffuse shapes and therefore the shielding effect of 4F electrons is relatively poor. 4F subshell की कैसी शेप होती है? डिफ्यूज शेप्स, और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन क्या होती है? बहुत पुअर। ऐसे समझो 4F इलेक्ट्रॉन्स F ऑर्बिटल, सुनिए अब इसमें F ऑर्बिटल का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। F ऑर्बिटल की शेप थोड़ी सी ना डिफरेंट होती है, कॉम्प्लेक्स सी शेप्स होती है इनकी। तो कॉम्प्लेक्स शेप होने के कारण या डिफ्यूज्ड शेप होने के कारण इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना वो बहुत ही वीक होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली क्या होता है? शील्ड नहीं कर पाता। तो विद इंक्रीजिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल इज पुल्ड स्लाइटली टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो 4F की तो टेंडेंसी क्या है, यानी कि जो F सब शेल है उसकी टेंडेंसी, उसकी जो स्क्रीनिंग की पावर है वो है पुअर। अच्छा, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता ही जा रहा है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते जा रहे हो तो न्यूक्लियस का चार्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो बढ़ रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है
वो सेम सब शेल के अंदर एंटर हो रहा है। सेम सब शेल कौन सा है? एफ सब शेल। और एफ सब शेल की आपको ये मालूम होती है कि भाई इसकी जो स्क्रीनिंग होती है वो पुअर होती है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग उतनी पुअर है, स्क्रीनिंग उतनी अच्छी है नहीं। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट क्या होगा कि साइज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फिर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाएगा। वैलेंस शेल जो है, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, वो जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर का चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 4f सब शेल के अंदर ही आप एंटर करा रहे हो इस इलेक्ट्रॉन को, तो उससे बेसिकली न्यूक्लियर का जो चार्ज है वही इंक्रीज हो रहा है। और 4f सब शेल की जो स्क्रीनिंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, वो इतना ज़्यादा स्क्रीन नहीं कर पाता, तो वो सीधा सीधा क्या कर देगा, साइज़ को डिक्रीज करा देगा। क्योंकि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो सबसे ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी फिर। As a result, effective nuclear charge experienced by 4f electrons increases. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो 4f इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करते हैं वो बढ़ जाएगा। और साइज जो होगा लेंथेनाइड आयंस का वो क्या होगा जी, घट जाएगा। ये साइज घट जाएगा, तो इस साइज से ना कुछ घटने से कुछ हमारे पास कंसिक्वेंसेस निकल के आते हैं। ये जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कुछ कंसिक्वेंसेस, कुछ प्रभाव, कुछ हमारे ऊपर इफेक्ट्स लगते हैं, वो हम इफेक्ट अब देखने वाले हैं। जैसे अब देख रहे हो कि भी सीरियम से ल्यूटीशियम आयन जो है +3 स्टेट के अंदर, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो आयंस पे भी लगेगा। आयंस का भी साइज क्या होगा, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक घटेगा। तो जैसे ही सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक आयन का साइज घटेगा, तो जैसे ही चार्ज सेम है लेकिन आयन का जो साइज है वो घट रहा है, तो आयन का साइज घट रहा है तो चार्ज डेंसिटी उसकी बढ़ रही है। क्योंकि चार्ज सेम है, साइज जो है वो घटता जा रहा है, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है। अब केटायन की चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल उसका कोवेलेंट नेचर भी बढ़ गया और आयनिक नेचर घट गया। तो उस फजान रूल ये बोलता है, फजान रूल हमारे कुछ रूल्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर। फजान्स रूल ये बोलता है कि अगर किसी कैटायन की न्यूक्लियर की जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी जो है कैटायन की, अगर वो बढ़ गई तो फिर वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं एनायन के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को अगर उसने, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अगर उसने डिस्टॉर्ट कर दिया, तो फिर सिंपली ये होगा कि कोवेलेंसी आ जाती है, कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाता है और आयनिक करेक्टर जो है वो घट जाता है। सिंपली है। तो जैसे ही आयनिक करेक्टर घट गया और कोवेलेंट करेक्टर बढ़ गया, तो उससे बेसिसिटी घट गई। अब आयन उतना अच्छा बेसिक नेचर का नहीं रहा, क्योंकि बेसिक नेचर का वो तब होता जब उसके अंदर आयनिक नेचर होता। आयनिक नेचर उसका घट गया तो बेसिक नेचर उसका घट गया, कोवेलेंट करेक्टर उसका जो है वो बढ़ गया। अब similarities among lanthanide, in the complete F series only 10 picometer decrease in atomic radii and 20 picometer decrease in ionic radii is observed. Because of this very small change in radii of lanthanide, their chemical properties are quite similar. Because of this very small change in radius of lanthanoid, their chemical properties are quite similar. देखिए साइज जो है वो घट रहा है, लेकिन मैंने एक बात बताई थी, वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, एकदम से नहीं। तो जो ये ग्रेजुअली घट रहा है ना, ये ग्रेजुअली जो साइज घट रहा है, इसका सीधा इफेक्ट ये होगा कि इसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ना वो सेम सी हो जाएंगी। कैसे, सुनो। जैसे ही किसी भी एलिमेंट का साइज घटा, तो सपोज किसी का साइज 0.1 से घट गया, अगले का 0.2 से घट गया, उससे अगले का फिर 0.1 से घट गया, उससे अगले का फिर 0.1 से घट गया, 0.1 से घटते घटते फिर किसी का 0.2 से, किसी का 0.1 से, किसी का 0.2 से, किसी का 0.1 से। अब 0.1 और 0.2 इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं होती। अगर हम मोटा मोटी देखें तो जैसे किसी का 4.24 है, तो हो सकता है उसके चौथे एलिमेंट का 4.23 हो, 4.23 नहीं हो, 4.20 हो या 4.22 हो। तो जस्ट 3 या 4 तक हम ये मानते हैं कि साइज में डिक्रीमेंट आया तो है ऑब्वियस ही आया है, लेकिन इतना नहीं आया है, तो साइज लगभग सेम सा नहीं है। तो जैसे साइज लगभग सेम सा होगा,
और चार्ज सपोज इनका सेम ही होगा, बेसिकली जो कंपाउंड होंगे उनमें अगर हम सिमिलैरिटी देखें तो इनकी साइज में एक सिमिलैरिटी नहीं दिख रही हमें, वो एक साइज में सिमिलैरिटी है इनके। तो इस साइज में सिमिलैरिटी की वजह से इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो भी इतनी ज़्यादा डिफर्स नहीं करेगी, ये साइज इतना डिफर नहीं कर रहा है, एटॉमिक रेडियस इतनी डिफर नहीं कर रही। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो एक सिमिलर पैटर्न में हमें देखने को मिलेंगी, एक उनमें समानता हमको देखने में मिलेगी, एक सिमिलैरिटी उनको हमें देखने में मिलेगी, एक अलाइकनेस देखने को हमें मिलेगी। एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज रिसेंबल ईच अदर मोर क्लोजली देन द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सीरीज। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए थर्ड सीरीज में आते आते आपने ये तो देख लिया कि साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि सेकंड से थर्ड में आएंगे तो शेल एडिशन हो रही है, साइज ऑब्वियसली क्या है, बढ़ना चाहिए। लेकिन आपने एक चीज़ और भी देख ली यहाँ पे कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज घट भी रहा है, तो एक वेक्टर साइज को बढ़ा रहा है, एक वेक्टर साइज को घटा रहा है, तो साइज हो जाएगा कांस्टेंट। तो इसीलिए सेकंड और थर्ड सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं 4D और 5D सीरीज, उस सीरीज के एलिमेंट का जो साइज होता है वो लगभग कैसा होता है, सेम। उसका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो लगभग कैसा होता है, सेम। अच्छा, इनके कंसिक्वेंसेस, एक तो सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड। देखिए जब किसी, मैंने ये बताया कि लेंथेनाइड में साइज डिक्रीज हो रहा है बट इतना स्टेडीली नहीं हो रहा, इतना जल्दी नहीं हो रहा, ग्रेजुअली हो रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, तो साइज लगभग सेम है। साइज लगभग सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, मैंने बता दिया। जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम होंगी तो जब हमें इनको सपोज सेपरेट करना हो, तो क्योंकि सेपरेट करने के लिए तो हमें सोल्यूशन में बहुत सारे आयंस होंगे और बहुत सारे लेंथेनाइड आयंस प्रेजेंट होंगे, तो उनको हमें सेपरेट करना पड़ेगा। सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम सी ही है, सिमिलैरिटी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब आप अगर कोई मेथड लगा रहे हो तो वो तो सेम है ना सबके लिए, क्योंकि लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैं सारे के सारे उसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आपने अगर एक किसी एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कोई मेथड लगाया तो जो सिमिलर एलिमेंट्स, जो और एलिमेंट्स होंगे वो भी सिमिलर बिहेवियर शो करेंगे, वो भी सेम तरह से उसके साथ रिएक्ट करेंगे और उस एलिमेंट को निकलने ही नहीं देंगे, वो भी आ जाएंगे साथ में। तो फिर आपने सेपरेशन कैसे करा लिया? सेपरेशन तो होता है कि जब आपने एक एलिमेंट निकाला। अब आप, ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर रिएक्शन लगा रहे हो उसको निकालने के लिए, तो दूसरे जो एलिमेंट है वो ना टांग अड़ाए, क्योंकि उनकी भी टेंडेंसी सेम है रिएक्ट करने की, वो भी सेम तरह से रिएक्ट करते हैं, सिमिलरिटी है उनकी भी रिएक्शंस में। तो इसका मतलब इनका सेपरेशन भी डिफिकल्ट हो जाएगा, इनके लिए हमें बहुत मुश्किल से इनको सेपरेट करना पड़ेगा, तो सेपरेशन इनका क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। नंबर 1 पॉइंट, बेसिक स्ट्रेंथ मैंने बता दिया घट जाती है अलॉन्ग द सीरीज ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलैरिटी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज, और ये भी बता दिया कि सेकेंड और थर्ड सीरीज जो है वो उसका 4D और 5D होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है 3D और 4D से। कंसिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक तो सिमिलैरिटी, atomic sizes of second rows and third row series are almost similar. This is often due to an effect of lengthened contraction. As we move round from 4D to 5, size must increase but remains almost same due to the fact that 4 electron present in the 5D element shows poor shielding effect. वही poor shielding effect. Separation of lengthenide मैंने जैसे बता दिया, without lengthenide contraction all lengthenide would have same size, of which it would have been very difficult to separate them, but due to lengthenide contraction their properties slightly vary. Variation in the properties utilized for separating them. तो इसीलिए हमें बहुत सारे ऐसे मेथड्स लगाने पड़ेंगे जिसमें इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफ़र करें। जैसे एक आधे मेथड मैं बताऊँ आपको, तो एक आधे मेथड हो जाते हैं जैसे इसके रिडॉक्स पोटेंशियल में डिफरेंस, कोई पर्टिकुलर आयन सपोज एमेरिसियम, सॉरी सपोज सीरियम है, सीरियम +4 में ज़्यादा स्टेबल है, तो आप ऐसा काम कराओ कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो +4 की टेंडेंसी में आना चाहे, कि +4 में आ सकते हैं। अब जो +4 में रेडिली आ सकता है वो तो सेपरेट हो जाएगा, जो +4 में नहीं आ सकता वो सेपरेट नहीं होगा। अब सीरियम +4 टेंडेंसी है उसकी शो करने की, तो अगर आपने उस सॉल्यूशन का रिडॉक्स पोटेंशियल सेट कर दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने उस सॉल्यूशन का सेट कर दिया एक वैल्यू के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो उस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है वो तो हो जाएगा एक्सट्रैक्ट, और बाकी के एलिमेंट रह जाएंगे वहीं पे। से सीरियम +4 सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल होता है, सीरियम +4। तो आपने रिडॉक्स पोटेंशियल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे
रेडॉक्स कपल आपने +4 पे सेट कर दिया। अब जितने एलिमेंट +4 दिखाएंगे वो तो हो जाएंगे सेपरेट, उसमें सबसे नंबर 1 पे सीरियम आएगा क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे देन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड ये बता दिया मैंने, ये एक्टिनाइड्स हैं। अब सुनिए, एक्टिनाइड्स भी सेम ही होते हैं, जैसे लेंथेनाइड 14 ये होते हैं लेंथेनाइड और 14 ये एक्टिनाइड्स होते हैं। इनको भी नीचे कैटेगरी में रखा जाता है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होती है, इनमें जो ऑर्बिटल्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5f में ग्रेजुअली फिल होते हैं। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी जरा देख लो आप। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, +7 तक भी देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे ज़रा मुझे बताएगा कोई? आप तो कैसे बताएंगे, मैं बताऊंगा। +7 इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं 5f एंड 6d, ज़रा खास तरह से नोट कर जाना, 5f एंड 6d, 5f एंड 6d में जो एनर्जी होती है ना वो लगभग सेम होती है। ये रीज़न है, 5 और f और जो 6d के अंदर एनर्जी है वो सेम है। लेंथेनाइड में 4f एंड 5d की बात चल रही थी। 4f एंड 5d जो शेल्स हैं, 4f एंड 5d सब शेल्स जो हैं, इनके अंदर जो एनर्जी का डिफरेंस है वो थोड़ा अधिक है, थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज है। 5f एंड 6d में थोड़ा सा कम है, तो लगभग सेम सी ही इनकी क्या होगी एनर्जी। तो सेम एनर्जी होने के चक्कर में अब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 5f से भी और 6d से भी, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन ये शो कर सकते हैं, ये दे सकते हैं। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकते हैं उतनी ज़्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ये दे सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। सीधी सी बात है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने को है तो ज़्यादा चीज़ें शो, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, इसलिए +7 तक भी इनकी स्टेट्स पहुँचती है। कुछ एलिमेंट्स जैसे एमरीसियम हुआ, थोरियम हुआ, ये +2 स्टेट शो करते हैं कुछ कंपाउंड्स के अंदर, जैसे थोरियम आयोडाइड हुआ, थोरियम आयोडाइड, एमरीसियम। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे, डाउन द जो पीरियड, अलोंग द पीरियड इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो टेंडेंसी होती है ना शो करने की किसी एलिमेंट की, वो इनके केस में हो जाती है डिक्रीज। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली डिक्रीज हो जाती हैं थ्रू आउट द सीरीज। तो इसलिए जो शुरू के एलिमेंट्स हैं ना, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको सिर्फ उनमें देखने को मिलेंगी। शुरू के एलिमेंट्स तो +7 तक भी पहुँच जाते हैं, उसके बाद वाले नहीं पहुँच पाते। जैसे नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरीसियम, कुछ शुरू के एलिमेंट्स हैं, ये तो कर देंगे +7 तक शो। उसके बाद वाले एलिमेंट्स जनरली नहीं करते, क्योंकि +3 देखिए आप, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लोरेंसियम, ये आप यहाँ पर देख लो, ये लगभग शॉर्ट ही थोड़ी सी +3 शो कर रही है, +4 तक भी नहीं जा पा रहे। कॉजेस, कंपैरिजन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। अच्छा, और इनका कंपैरिजन टेबल ये होती है कि लेंथेनाइड में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 4f में, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज ये होती है, 6th पीरियड होता है। मोस्ट ऑफ द लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, नेचर के अंदर ही ये प्रेजेंट होते हैं, इनको बनाया नहीं जा सकता। लेंथेनॉइड ऑक्सो कैटायंस फॉर्म नहीं करते। 4f ऑर्बिटल्स जो होते हैं लेंथेनॉइड्स के अंदर वो हायर बाइंडिंग एनर्जी के होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और आयनिक जो रेडियाई होती है वो लेंथेनॉइड्स की कम होती है, एक्टिनॉइड्स की ज़्यादा होती है, वो हम देखेंगे। +2 से +3 +4 तक जाते हैं ये स्टेट्स शो करते करते। इनकी लेस टेंडेंसी होती है कि क्या बनाने की, कॉम्प्लेक्स बनाने की, अगेन क्योंकि साइज बड़ा है इनका थोड़ा सा। सम आयंस इनके क्या होते हैं कलर्ड, और लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं वो कम बेसिक होते हैं, इतने बेसिक ये नहीं होते नेचर में। एक्टिनाइड्स की बात करूं तो एक्टिनाइड्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, वो 5f में फिल होता है। सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज के ये एलिमेंट्स होते हैं, 7th पीरियड के एलिमेंट ये होते हैं, और मोस्ट ऑफ द एक्टिनॉइड्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। यूरेनियम और थोरियम जो होते हैं ये थोड़े से नेचुरल होते हैं। यूरेनियम तो सबसे ओल्डेस्ट एक्टिनाइड है, सबसे ओल्डेस्ट, लगभग वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम का ये एलिमेंट है। और जितने भी बाकी के एलिमेंट्स बने हैं, जैसे नेपट्यूनियम हुआ, प्लूटोनियम हुआ, एमरीसियम हुआ,
इसके बाद वाले तो छोड़ दो, तो अलग ही उनका किस्सा चलता है, क्योंकि वो ज़्यादा होते हैं, नेचर में पाए नहीं जाते, वो इतनी ज़्यादा एबंडेंट भी नहीं है और उनकी हाफ लाइफ भी बहुत शॉर्ट है। तो जो ये 3-4 एलिमेंट मैंने बताए ना, ये तो यूरेनियम से ही बनाए गए थे। नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, मिरीसियम, यूरेनियम से ही ये एलिमेंट्स को प्रिपेयर किया गया था। यूरेनियम ही पहला वो एलिमेंट था, एक्टिनाइड एलिमेंट, जो नेचुरली हमें मिला था। उसके बाद वाले जो एलिमेंट थे वो क्या थे हमारे, ट्रांस यूरेनिक, यानी कि सिंथेसाइज किए थे हमने, मैन मेड थे उसके बाद वाले। जितने भी एक्टिनाइड्स होते हैं ना भाई, वो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा फेटल भी होते हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसे होते हैं, जैसे अगर आप उसकी क्वांटिटीज़ माइक्रोग्राम में ले लो ना, माइक्रोग्राम में भी ले लो, तो वो फेटल होते हैं, वो मौत करा सकते हैं इंसान की। और अगर स्लो में ले लिया, कम मात्रा में ले लिया, उससे भी कम, माइक्रोग्राम से भी कम ले लिया, तो फिर वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो इसे जनरली बेसिकली इनके साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है, हेजार्डस नेचर होता है इनका बहुत। एक्टिनाइड्स जो होते हैं उनमें पुअर शील्डिंग होती है 5 ऑर्बिटल्स के, अगेन वही, तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो यहाँ पे भी आएगा। अब यहाँ वाला एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जनरली ज़्यादा होता है, क्योंकि 5 ऑर्बिटल वो थोड़े से और ज़्यादा डिफ्यूज्ड शेप के होते हैं, वो थोड़े से और ज़्यादा शील्डिंग, उनकी पावर कम होती है, तो इसीलिए वो और ज़्यादा उस साइज़ को है कम कर देंगे। और जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो जनरली लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। एक्टिनॉइड की ज़्यादा टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने की। एक तो नंबर वन तो क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही बहुत ज़्यादा शो करते हैं। दूसरा, इनका जो साइज़ होता है वो क्या होता है साइज़, बड़ा नहीं, साइज़ तो इनका बड़ा ही होता है, बट बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी ज़्यादा होती है, इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है लूज़ या गेन करने को, लूज़ ही करने को है बेसिकली, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो चार्ज डेंसिटी इनकी ज़्यादा हो जाती है। और चूंकि साइज़ इनका लेंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीज ज़्यादा साइज़ हो गया तो वही है कि वही चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। तो जितने भी आयंस होते हैं ये डीपली कलर्ड होते हैं। एक्टिनॉइड हाइड्रोक्साइड्स बेसिकली बेसिक नेचर के होते हैं, ये लेंथेनॉइड वाले कम बेसिक नेचर के होते हैं क्योंकि ये थोड़े से साइज़ में डिक्रीज्ड होते हैं, साइज़ में कम होते हैं लेंथेनॉइड्स, और एक्टिनॉइड वाले साइज़ में ज़्यादा होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी इनकी जनरली इसीलिए है क्योंकि ये हाई चार्ज डेंसिटी रख सकते हैं, +7 तक भी जा सकते हैं। एक्टिनाइड्स प्राइमरली रेडियो एक्टिव होते हैं। दीज एलिमेंट कैन बी यूज्ड एज एनर्जी सोर्सेज एंड वेराइड एज कार्डिक पेसमेकर्स। कार्डिक पेसमेकर्स में इनको हम वेराई कर सकते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द मून, मून के अंदर भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। यूरेनियम और प्लूटोनियम तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में भी काम हुए हैं, अब तक आए हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी ये एलिमेंट फॉर्म होते हैं। फिर ये अपने एलिमेंट्स की जो है फाइनल ये कंपैरिजन टेबल है, जिससे हम इनको डी ब्लॉक वालों को तो ट्रांजिशन बोलते हैं और उसको हम इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। डी ब्लॉक वाले वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं डिपेंडिंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन, और जो अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कैसे होती है, +3, और बहुत और भी हो सकती है, हाईएस्ट भी हो सकती है, हायर भी हो सकती है। 2 सीरीज इनकी होती है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स की। उसके बाद हैव पार्शियली और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल किनकी में, डी ऑर्बिटल्स में, और एफ ऑर्बिटल्स में यूनिफाइड बाय हैविंग वन और मोर ऑफ देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यूनिफाइड बाय हैविंग वन और मोर ऑफ देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द एफ ऑर्बिटल। ये है किस तरह से, मतलब किस तरह से यूनिफिकेशन है इनका, कि इनके सब के सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ ऑर्बिटल के अंदर फिल होते हैं, ये इनका यूनिफिकेशन है। और डी ऑर्बिटल्स का ये यूनिफिकेशन था कि जितने भी डी इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसके अंदर फिल हो रहे थे, इनके डी ऑर्बिटल्स के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, क्योंकि इसमें हमने बेसिक सी ये आइडिया ले लिया कि एक्चुअली में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में क्या अंतर है, सब ये तो लास्ट में हमने लिया, और एफ ब्लॉक बेसिकली क्या है और क्यों इनको हमने लास्ट में रखा है, क्यों, व्हाट आर द रीजंस, एंड क्यों इनका साइज़ इतना डिक्रीज़ होता है, और फिर साइज़ डिक्रीज़ होने के कारण क्या क्या कंसिक्वेंसेस बनते हैं
लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमने विस्तार पूर्वक देख लिया. सो दिस वाज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन. थैंक यू सो मच.